नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और सीधा आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा की गई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भाइयों, जनपद मुरादाबाद के इस बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसे हम बिजनौर जनपद में, जिस जनपद को हम लोगों ने यहां पर पहले से ही मेडिकल कॉलेज दे रखा है और इस जनपद की इस पावन धरा को, जो यहां के अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, प्रकृति की असीम कृपा में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस जमीन पर सोना उगलने का कार्य करते हैं, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मुरादाबाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। मुझे याद है, यहीं पर मैं आया था जब कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद थे। उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। आप याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य होकर के भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों, भारत के
और वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो, या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य, या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो, या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए ये कार्य संभव हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं। कोई सोचता था, जब मैं उस समय यहां आया था तो उस समय कुंवर सर्वेश सिंह जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए 4 लेन के हाईवे को कैसे हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उस समय लेकर के आने का काम किया था। वे सांसद उस समय नहीं रहे, वे कार्य लगभग ठप से पड़ गए थे। बहनों और भाइयों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को इसलिए 4 वर्ष से फ्री में राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। इससे पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, परिवार तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, यूपी में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आयुष्मान का कार्ड जिसके पास नहीं है, हमारा विधायक, हमारा सांसद या कोई सामान्य पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं, जिससे वो व्यक्ति पैसे के अभाव में उपचार से वंचित न रहने पाए। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी, एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना?
कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनकी हालत देख रहे होंगे। आज से बोलते हैं कि बस जान बकस दो। तो सीधा आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित की गई है जनसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ नैनीताल पहुंचे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित भी किया है। परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है आज। इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने उद्घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र और माता गुजरी ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है, और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहां के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सबका एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों,
हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। सरकार उसके पीछे खड़ी है और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। बहनों और भाइयों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज कार्य हो रहा है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिल पाता हो। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना, और मैं धन्यवाद दूंगा भाभी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये तो परिवर्तन है। पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी, लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी। और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, जिनके पास नहीं थे फ्री में कनेक्शन, जितना रसोई गैस आपको चाहिए उतनी मिल रही है, कोई समस्या नहीं। समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो, और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं, और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही की थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है, तो धारा 370 से देश के धमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी ये बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में।
भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए। और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। मैं धामी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ नैनीताल पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की बात भी की। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही उन्होंने वोट करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से देश के लिए काम किया है। उन्होंने सभी के लिए काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने लगातार नैनीताल को संबोधित करते हुए, नैनीताल की जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की। तो बढ़ते हैं आगे, सीधा आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, जहां पर भव्य रोड शो किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो में शामिल हुए। दरअसल आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो भी किया गया। अमित शाह ने दावा किया है कि तमिलनाडु में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही सनातन और राम मंदिर का विरोध करती आई हैं। पूरे तमिलनाडु में हमको अपार समर्थन मिल रहा है। आपको बताते चलें कि अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कैसा होगा चुनावी नतीजा, इस पर बात की। अमित शाह ने भविष्यवाणी भी करते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भारी जनसैलाब देखने को मिला है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया और इस रैली में दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी दौरे भी लगातार उनके जारी हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा नागालैंड में एनडीए गठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो भी किया और साथ ही भारी बहुमत से जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हमें भारी विजय भी प्राप्त होगी। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु और राजस्थान के बाद अमित शाह शनिवार शाम को उत्तर प्रदेश के नोएडा भी पहुंचेंगे और नोएडा में वे शाम 6 बजे गौतम बुद्ध नगर में पार्टी उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के समर्थन में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शनिवार को नागालैंड के दौरे पर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।